देखिए, कई एग्जाम में निबंध का पेपर होता है, ऐसे का पेपर होता है। जैसे सिविल सर्विस की बात कर लीजिए, मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ। आपके स्टेट पीसीएस में भी आप देखते हैं कि निबंध का पेपर होता है। और खासकर आपको बता दूं कि निबंध के पेपर में कम मेहनत करके आप लोग बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। और सिविल सर्विस में आप देखिए 250 नंबर का होता है पेपर मुख्य परीक्षा में, और 3 घंटे का समय रहता है। मेरिट बेस्ड पेपर है निबंध का। कहने का मतलब जिसके जिन नंबरों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और आपको कोई पद मिलता है, जैसे आईएएस आईपीएस पद मिलता है, उसमें निबंध के नंबर भी जोड़े जाते हैं। एक और आपको बात बता दूं, निबंध के लिए अलग से कोई सिलेबस नहीं है। आप देखते हैं जीके जीएस को आप लोग पढ़ते हैं ना, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं ना, एडिटोरियल पढ़ते रहते हैं, आप लोग कहीं डिबेट सुनते रहते हैं, यहीं से आप देखते हैं कि आपका स्टडी मटेरियल तैयार हो जाता है। बस आप लोगों को निबंध के पेपर की गंभीरता से तैयारी करना है, गंभीरता से लेना है इसे, समझ रहे हैं आप लोग। और जो लोग गंभीरता से लेते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, उनके 165 नंबर तक आते हैं 250 नंबर में से। और जो लोग सोचते हैं अरे निबंध ही तो लिखना है, उन्हें मैंने देखा है कि 20 नंबर 30 नंबर आते हैं। और यूपीएससी में एक एक नंबर आपकी रैंकिंग बढ़ा सकता है, एक नंबर नीचे ला सकता है। एक नंबर का इतना महत्व होता है, आप समझ रहे हैं। आपके सामने एक कॉपी है मुकेश कुमार लूनायत की। इनकी रैंक थी 587 और 2017 की यूपीएससी में सिलेक्टेड हैं, हिंदी मीडियम के हैं। इनकी कॉपी है। इन्होंने किस तरह से निबंध की लिखावट है इनकी, यहाँ से आप लोग देखकर शुरुआत कर सकते हैं। और इन्हें सुझाव भी दिया गया है, कॉपी चेक करवाई गई है इनकी। तो आप लोग भी लिखा करिएगा, कॉपी चेक कराया करिएगा, और आपको भी जहाँ गलतियाँ रहेंगी ना वहाँ सुधारने का मौका भी मिला करेगा। और दूसरा, आप लोग थोड़ा गंभीरता से पढ़ाई करिए। अब पढ़ ही रहे हैं तो फिर पूरा 100% ईमानदारी से पढ़िए ना। हिंदी मीडियम के हैं ये, आप देखते हैं कि यहाँ अनुदेश दिया गया है। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है। इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे। अब जो माध्यम आप चुनेंगे उसी में तो लिखेंगे। प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट किए गए शब्द संख्या के अनुसार होना चाहिए। जितने शब्दों में कहा जा रहा है निबंध, लगभग उतने ही में होना चाहिए। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई भी पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दें। कोई पेज खाली रह जाता है तो इस तरह से काट दिया करिएगा। अब आप देखते हैं कि खंड ए खंड बी में से प्रत्येक में से एक एक चुनकर 2 निबंध लिखना है, जो प्रत्येक आप देखिए लगभग 1000 से 1200 शब्दों में लिखना है। यानी 8 टॉपिक रहेंगे। सेक्शन ए में 4 रहेंगे, सेक्शन बी में भी 4 रहेंगे। उन दोनों में से एक एक आपको चुनना है टॉपिक, उस पर 1000 से 1200 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। 125-25 के नंबर के रहेंगे 2 निबंध, ठीक है। अब देखिए खंड ए है, सेक्शन ए है आपके सामने। इसमें आपके सामने 4 टॉपिक दिए गए हैं। पहला टॉपिक कह रहा है योग में बीमारी ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को सुधारने की भी क्षमता है। दूसरा कह रहा है अन्याय की कहीं भी मौजूदगी सर्वत्र न्याय के लिए खतरा है। तीसरा कह रहा है निस्सिद्ध की राजनीति कम व्यवहारिक अधिक आदर्शवादी है। और 4 कह रहा है कि महिलाओं की भागीदारी से बढ़ता हुआ आर्थिक विकास। इन टॉपिक को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़िए आप लोग। और हमेशा निबंध आपको पैराग्राफ में लिखना है, समझ रहे, पॉइंट में नहीं लिखना है, ये भी याद रखिएगा। और बड़ा न्यूट्रल होकर आप लोगों को बैलेंस बनाकर निबंध लिखना है, एक तरफा नहीं लिखना है, भावनाओं में नहीं बह जाना है, ये भी याद रखिएगा। तो इन्होंने आप देखते हैं कि कौन सा टॉपिक चुना है, इन्होंने चौथा टॉपिक चुना है महिलाओं की भागीदारी से बढ़ता हुआ आर्थिक विकास। आप लोग देखिए किसी इतिहास की घटना से शुरुआत कर सकते हैं, आप लोग किसी उदाहरण से, किसी कोट से आप लोग शुरुआत कर सकते हैं निबंध की, समझ रहे। इतिहास की किताबें भिन्न हो जाती हैं यदि उनमें महिलाओं की भूमिका योगदान को शामिल कर लिया जाता है। राष्ट्रीय इतिहास लेखन परियोजना ऐसा ही कुछ आर्थिक विकास की प्रक्रिया से साथ है। और आप देखते हैं कि यदि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के साथ कदम मिलाते हुए शामिल की जाए तो न केवल आर्थिक विकास की दशा अपितु आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, नैतिक पहलुओं के विकास की दिशा भी बदल जाती है। अब आप सोचिए कि अगर महिलाएं कदम ताल मिलाकर पुरुषों के साथ चलें, बराबरी का मौका मिले उन्हें, तो आप समझ सकते हैं कि देश कहां पहुंच जाएगा। और मैं तो कहता हूं कि एक रथ के 2 पहिए हैं, महिला और पुरुष, और एक रथ एक पहिए पे चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार यदि अर्थव्यवस्था में पुरुषों के समान महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2.7% तक की वृद्धि हो सकती है। कोई संस्था अगर रिपोर्ट दे रही तो उसके सही आंकड़े लिखा करिएगा आप लोग, ये बात हमेशा याद रखिएगा।
इस संदर्भ में विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में परिणाम और भी अधिक विस्मयकारी सिद्ध होंगे, क्योंकि इन देशों में महिला पुरुष श्रम भागीदारी दर में अंतराल काफी अधिक है। निसंदेह यदि इन अंतराल को कम किया जाए तो आर्थिक विकास का पहिया दिन दुगनी रात चौगुनी गति से दौड़ेगा। यहाँ पर निश्चित ही यह प्रश्न उठता है कि आर्थिक विकास का क्या आशा है। क्या आर्थिक को सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत वृद्धि तक ही सीमित किया जा सकता है, या फिर आर्थिक विकास में अन्य पहलुओं के विकास को भी शामिल किया जाना चाहिए। आर्थिक वृद्धि अर्थात आर्थिक विकास में कौन सा अधिक संगत है, महिलाओं की भागीदारी कैसे इन सभी को प्रभावित कर सकती है। वस्तुतः आर्थिक विकास का कोई एक निश्चित मानदंड नहीं हो सकता है, परंतु इस तथ्य में कोई दो राय नहीं है कि आर्थिक विकास के प्रत्येक संदर्भ में महिलाओं की भागीदारी उनके और अधिक तीव्र धारणीय एवं समावेशी विकास की ओर अग्रसर करेगी। आर्थिक विकास का भी वही मॉडल सर्वोत्तम होगा जो तीव्र धारणीय एवं समावेशी हो। महिलाओं को सभी स्तर, चाहे वह ग्रामीण स्तर, शहरी स्तर हो, अमीर गरीब हो, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक, अंगड़ा पिछड़ा, दलित या फिर अनुसूचित जाति जनजातीय, साक्षर निरक्षर, कौशल अकुशल, श्रमिक ही क्यों ना हो, और इनमें से प्रत्येक वर्ग एवं स्तर पर हमें सभी महिलाओं को जो काम करने की इच्छुक हो या जिनमें कार्य करने की क्षमता हो, सामाजिक, सांस्कृतिक, सामुदायिक, पारिवारिक प्रतिरोधों व पूर्वाग्रहों से ऊपर उठते हुए उन्हें आर्थिक विकास की प्रक्रिया में शामिल करना होगा। तभी आप देखेंगे कि विकास का चक्र जारी रह सकेगा। आर्थिक संदर्भ में चर्चा की जाए तो प्रत्येक क्षेत्र में प्राथमिक, द्वितीय और सेवा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी विकास की गति को बढ़ाती है। भारत की आधी से अधिक जनसंख्या अभी भी कृषि में कार्य करती है और उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं, परंतु यहाँ कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी में गुणात्मक भेद है। अधिकांश महिलाएं श्रमिक की भांति कार्य करती हैं, उनका अंतिम उत्पादन पर अधिक कार्य नहीं होता है। कई जगह तो उन्हें श्रम के बदले कोई भुगतान नहीं होता है। कृषि क्षेत्र में उच्च भागीदारी के बावजूद महिलाओं के पास संपत्ति अधिकारों का अभाव है। विश्व बैंक के सर्वे के अनुसार यदि महिलाओं को कृषि भूमि पर संपत्ति का स्वामित्व अधिकार प्राप्त हो तो वे कृषि आगतों में अच्छे से निवेश कर पाती हैं और इसमें आर्थिक विकास की दर में 1 से 2% की प्रतिशत की वृद्धि क्षमता है। अतः महिलाओं को कृषि क्षेत्र में आर्थिक विकास के एजेंट बनाने हेतु संपत्ति अधिकारों का दिया जाना महत्वपूर्ण है। यहाँ आप देखिए सुझाव दिया जा रहा है। प्राचीन काल के संदर्भ में महिलाओं की भागीदारी की भी चर्चा करें, इनका उल्लेख करें। देखिए सुझाव दिया जा रहा है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में कृषि व एवं अन्य संबद्ध उद्योग, लघु कुटीर उद्योगों, खादी व ग्राम उद्योग जिनका प्रभाव उदारीकृत एवं वैश्वीकृत विश्व में गिरता जा रहा है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर उन्हें आवश्यक क्रेडिट एवं अन्य आगत तक पहुंच सुनिश्चित कराकर आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सकता है। यही स्थिति विनिर्माण क्षेत्र की है, परंतु प्राथमिक क्षेत्र की यहाँ पे देखें, प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में यह क्षेत्र महिलाओं से अछूता सा प्रतीत होता है। जो भी महिलाएं हैं अधिकांशतः दिहाड़ी मजदूर की स्थिति में हैं। 2022 तक सबको आवास प्रदान करने महत्वाकांक्षी लक्ष्य आधारित संरचना, रोड, रेलवे, सड़क, बंदरगाह के विकास के हेतु तीव्र प्रयास, स्वदेशी को बढ़ावा देने हेतु मेक इन इंडिया, लोक कल्याणकारी राज्य की भूमिका के रूप में सरकार द्वारा आधारित संरचना के विकास के प्रयास उपयुक्त सभी विनिर्माण क्षेत्र को आर्थिक विकास का इंजन बनाते हैं। परंतु जनसंख्या के आगे आधे भाग को इससे दूर रखा गया तो निसंदेह यह क्षेत्र अपनी असीम संभावना व क्षमताओं का क्षेत्र अपनी असीम क्षमताओं को साकारित नहीं कर सकेगा। अतः सरकार, समुदाय एवं निजी क्षेत्र प्रत्येक स्तर पर विनिर्माण गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास किया जाना न केवल समय की आवश्यकता है तो तीव्र, धारणीय एवं समावेशी विकास हेतु अपरिहार्य भी है। सेवा क्षेत्र मौद्रिक संदर्भ में अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान प्रदान करता है। महिलाएं इस क्षेत्र में अपनी क्षमताओं एवं कौशल का भरपूर योगदान दे सकती हैं। सेवा क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार व प्रौद्योगिकी सेवाएं, रेस्टोरेंट, बाह्य स्रोत बीपीओ, ज्ञान आधारित बाह्य स्रोतन केपीओ आदि को शामिल करता है। वर्तमान में आप देखिए भारत की वैश्विक सेवा बाजार में भागीदारी करीब 3% है। सरकार का लक्ष्य इसी आगामी 15 सालों में 5 गुना बढ़ाते हुए 15% करना है। यदि इस लक्ष्य को पाना है तो महिलाओं की भागीदारी असंभावी है, चूंकि यह क्षेत्र कौशल की मांग करता है। लोकतांत्रिक समाज में महिलाओं को भी अवसर की समानता प्राप्त है। अतः कौशल विकास परियोजनाओं में महिलाओं को लक्षित करते हुए उन्हें सेवा क्षेत्र में योगदान हेतु सक्षम बनाने का प्रयास करना अपेक्षित है। यदि विकास की प्रक्रिया में स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को शामिल नहीं किया गया तो स्वयं विकास की प्रक्रिया संकटग्रस्त हो जाएगी। आशय है कि यदि विकास को एक ट्रेंड मान लिया जाए जिसमें पुर्जे व तकनीक चाहे जितनी भी पक्ष हो, चाहे यह बुलेट ट्रेन ही क्यों ना हो, इसको तेज से तेज गति को दौड़ने में हेतु हमेशा दोनों पटरियों का ठीक एवं समान अंतराल पर निरंतर बने रहना
अत्यंत आवश्यक है। विकास कभी ट्रेन की भी यही गाथा है। और आप देखिए, यदि आर्थिक विकास में महिलाओं को शामिल नहीं किया गया तो इस ट्रेन को दौरान तो मुश्किल, अपने स्थान से हिलाना तक संभव नहीं हो पाएगा। अब प्रश्न उठता है कि क्या महिलाओं की भागीदारी का यह है पहलू आर्थिक विकास तक ही सीमित है? असंभवतः एवं निश्चित नहीं। विकास एक चक्रीय प्रक्रिया है, इसे केवल एक पहलू के रूप में नहीं देखा जा सकता है। आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त करने की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, नैतिक विकास पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक क्षेत्र में संभावनाओं एवं क्षमताओं को तलाशने के नए क्षेत्र खुलते हैं। पुनः ऐसा होने से आर्थिक विकास पुष्ट व समृद्ध होता है। सामाजिक संदर्भ में बात की जाए तो महिलाओं की बढ़ती भागीदारी न केवल आर्थिक दृष्टिकोण अपितु सामाजिक दृष्टिकोण से भी लाभदायक है। एवं आप देखते हैं कि आर्थिक रूप से सशक्त महिला समाज की प्रथम इकाई अर्थात परिवार में बेहतर भूमिका निभा सकती है। वह स्वयं एवं अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर सकती है। बच्चे देश का भविष्य हैं। यदि इस प्रक्रिया से वे गुजरते हैं तो आने वाले कल में बेहतर मानव संसाधन के रूप में पेश की सेवा कर आर्थिक विकास की बढ़ाएंगे। और आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं की निर्णय क्षमता को बढ़ाते हैं। यह उनमें स्वतंत्रता का भाव उत्पन्न करता है। और स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का मौलिक अधिकार हो। स्वतंत्रता पुरुष स्त्री में भेद नहीं करती है। देख रहे हो आप लोग। और आर्थिक रूप से सशक्त महिलाएं राजनीतिक व नीति निर्माण प्रक्रिया में भागीदार बन विकास को और अधिक समावेशी बना सकते हैं। महिलाओं की संसद व राज्य विधानसभाओं में निम्न भागीदारी का कारण यदि समाज की पितृसत्तात्मक सोच के साथ साथ आर्थिक व संपत्ति के संसाधनों पर महिलाओं के नियंत्रण का अल्प या फिर अनुपस्थित होने को माना जाए तो कोई अतिरिक्त संयुक्ति नहीं होगी। पुनः यदि महिलाओं की कार्य में पुरुषों के समान भागीदारी हो तो वे भी व्यवहारिक स्तर पर पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग कर जा पाएँ तो निस्संदेह वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में ज़्यादा योगदान दे पाएंगे। और सांस्कृतिक विकास में भी महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। संस्कृति एक निरंतर प्रगतिशील अवधारणा है। महिलाओं की आर्थिक सशक्तता संस्कृति के क्षेत्र में नए पहलुओं को जन्म देती है। उदाहरण के लिए धीरे धीरे भारत की शहरी संस्कृति में वर्किंग वुमेन, इंडिपेंडेंट वुमेन जैसे शब्द आम होते जा रहे हैं। महिलाएं अगर स्वतंत्र होंगी तो वे न केवल स्वयं के लिए अपितु राष्ट्र के आर्थिक विकास में भी बेहतर योगदान दे सकेंगी। पर्यावरण, खेल, विज्ञान व अंतरिक्ष आदि के संदर्भ में महिलाओं के योगदानों का भी उल्लेख करिए। इस सुझाव दिया जा रहे हैं। कानून की दृष्टि में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना प्राय संगत है और भारतीय संविधान समानता का अवसर देता है। राज्य लिंग के आधार पर नियोजन में भेद नहीं कर सकता है। पुनः यदि महिलाएं कानूनी दृष्टि से शिक्षित व समृद्ध होती हैं तो अपने अधिकारों के प्रति सजग होती हैं तो उनके आप देखते हैं राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान देने की संभावना अधिक होती है। महिलाएं आधे आकाश को धारण करती हैं और अतः नैतिक दृष्टि से भी महिलाओं की प्रत्येक स्तर पर पुरुषों की समान भागीदारी को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। कांट के अनुसार प्रत्येक मनुष्य की मनुष्य होने के नाते एक न्यूनतम गरिमा है। महिलाएं केवल प्राकृतिक जैविक भेद के अलावा किसी भी स्तर पर भी दृष्टिकोण से पुरुषों से कम नहीं है। यदि नैतिक आधारित इस सोच को समाज, राजनीति, अर्थशास्त्र और आप देखिए संस्कृति में बढ़ावा दिया जाए तो प्रत्येक स्तर पर महिलाओं का पुरुषों के समान सक्षम होने का विचार जमीनी स्तर पर आधार तैयार करने लगेगा और जिसका परिणाम यह होगा कि प्रत्येक स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उसका अंतिम समन्वित परिणाम तीव्र, समावेशी व धारणीय आर्थिक विकास के रूप में सामने आएगा। और एक और बात आपको बता दूं, देखिए कि महिलाएं आजकल आप देखिए कई क्षेत्रों में पुरुषों से आगे निकल जा रही, बस उन्हें मौका मिले, ये बात होती है। मौका मिले तो बहुत आगे जा सकती हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया में यह स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है कि विकास स्वतंत्रता न होकर मुक्ति है। आर्थिक विकास का लक्ष्य बिना राज्य के हस्तक्षेप के व्यक्ति को कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं है। यह केवल हेजल फेयर का पालन मात्र नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता का यह पहलू विभेदों, समस्याओं को शामिल नहीं करता है। आर्थिक विकास मुक्ति इस अर्थ में है कि इसका लक्ष्य लिंग आधारित भेदभाव, लैंगिक असमानता, असमान वेतन, गरीबी, भुखमरी आदि से मुक्ति पाना है। और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी स्वयं के विकास से शुरू होते हुए परिवार, समुदाय, गांव, राज्य, देश के माध्यम से संपूर्ण संसार में एक न्यायोचित विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता व सशक्तता उसकी वृद्धावस्था में भी बेहतर देखभाल सुनिश्चित करेगी। प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नामक 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। समय आ गया है कि अब इन 4 पुरुषार्थों को पुरुषों तक ही सीमित न रखते हुए जनसंख्या के दूसरे आधे भाग हेतु भी बराबर प्रयोग में आप देखिए होने के अवसर की समानता व भागीदारी सुनिश्चित की जाए। क्योंकि कहा जाता है कि
पैसा खुदा तो नहीं परंतु खुदा से कम भी नहीं है, अतः ही महिलाओं का अर्थ पर समान अधिकार नहीं होगा तो वही बाकी तीनों पुरुषार्थ बेहतर होगा कि महिलाओं का प्राप्त कर सकें। एक तरह से ये आप देखते हैं कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के संदर्भ में सरकारी गैर सरकारी प्रयासों की भी यहाँ चर्चा करनी चाहिए। बाक संरचना पर ध्यान दें। ये आप देखते हैं कि सुझाव दिया जा रहा है इन्हें, क्या दिया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है। निसंदेह आर्थिक विकास को यदि गति प्रदान करनी है तो महिलाओं की भागीदारी प्रत्येक क्षेत्र में सुनिश्चित की जाए। हालांकि आज़ादी के बाद 70 सालों में महिलाओं ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सफलता के परचम लहराए हैं, परंतु हमें प्रत्येक क्षेत्र में कुछ एक उदाहरण ही मिल पाते हैं। यदि विकास को समावेशी बनाया गया, विकास की प्रक्रिया में स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को शामिल किया गया, तो वह दिन दूर नहीं जब आप देखते हैं कि इंदिरा नूरी, चंद्रा कोचर, वीएस सुब्बालक्ष्मी, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, पीवी सिंधु, टीना डावी, साक्षी मलिक जैसे विशिष्ट उदाहरण गिनने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह एक विशिष्टता न होकर सामान्य घटना हो पाएगी। यही विकास का लक्ष्य है। ये आप देखिए नकारात्मक पक्षों की भी चर्चा करें और घटता लिंगन, शिशु लिंगनपात, भ्रूण हत्या, दहेज हिंसा, इसका भी उल्लेख करें। स्पष्टता महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को न केवल सरकार अपितु परिवार, समुदाय, राज्य व कॉरपोरेट स्तर पर भी प्रयास किए जाने चाहिए। महिलाओं को स्वयं इस हेतु आगे आने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि महिलाएं स्वयं इस मुहिम का नेतृत्व करें। अतः इस संदर्भ में हाल ही एक प्रगतिशील फिल्म पिंकी की युक्तियां अत्यंत सार्थक हैं। सराहनीय प्रयास है कहा जा रहा है, देख लीजिए। ये तू खुद को की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, तुझसे लिपटी ये बेड़ियां समझना इनको बस्त तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको सस्त तू, चूनर उड़ा ध्वज बना आसमान कब कपाएगा, अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। ये 55 नंबर दिए गए, 125 नंबर में से इन्हें 55 नंबर मिले हैं। अब आप देखिए सेक्शन ए बी है। मैं कहता हूं इसी टॉपिक पर आप लोग निबंध लिखिए और लेकिन सुधार करके लिखिए। मैं कहता हूं कि क्या और अच्छा किया जा सकता था इसमें, ठीक है। तो ये काम आप लोगों को करना चाहिए। अब सेक्शन बी, खंड बी में देख लीजिए आप लोग। ये आप देखते हैं कि 4 टॉपिक दिए गए। इनमें आप देखिए पहला कह रहा है भारत को पहले खाद्य सुरक्षा फिर परमाणु सुरक्षा की आवश्यकता है। दूसरा कह रहा है जीएसटी सामान्य की बाजार की ओर कदम। तीसरा कह रहा है भारत में भूजलीय क्षेत्रों का प्रबंधन थोड़ा किया गया, अधिक किए जाने की आवश्यकता है। 4 कह रहा है ग्रामीण प्रकृति को बचाए रखते हुए गाँव का विकास। अब आप देखेंगे इन्होंने क्या चुना है, कौन सा टॉपिक चुना है। ये आप देखिए चौथा टॉपिक चुना है इन्होंने, कौन सा, चौथा, ग्रामीण प्रकृति को बचाए रखते हुए गांव का विकास। ग्रामीण प्रकृति को बचाते हुए गांव का विकास। भारत की आत्मा गांव में बसती है। आत्मा मनुष्य के 2 पहलुओं चेतन जड़ में चेतन पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। चेतना का स्वरूप ही मनुष्य की प्रकृति को निर्धारित करता है। ठीक उसी प्रकार भारत का स्वरूप भी उसके गांवों की दशा व दिशा से प्रतिबिंबित होता है। अतः एक सक्षम, विकसित, समृद्ध, पुष्ट भारत के लिए सदम सक्षम, विकसित, समृद्ध एवं पुष्ट गांव का होना अत्यंत आवश्यक है। आप लोग शुरुआत उदाहरण से कर सकते हैं। या आप देखते हैं कि किसी कोर्स से किसी ने गांव के बारे में कुछ कहा तो उसमें भी लिख सकते हैं। गांव के महत्व के संदर्भ में कुछ पंक्तियों की भी चर्चा करें। देखिए सुझाव दिया जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की करीब 68% आबादी गांव में रहती है। अतः गांव का विकास अत्यंत आवश्यक है। परंतु प्रश्न उठता है कि गांव के विकास हेतु कौन सा मार्ग चुना जाए। सामान्यतः विकास को शहरों के जैसा बनाने के रूप में समझा जाता है, परंतु गांव शहर ही नहीं हो सकते हैं। ऐसा करना ना तो वांछनीय है और ना ही आवश्यक है। और इसी के साथ साथ गाँव को जैसे वे हैं उसी रूप में भी नहीं छोड़ा जा सकता है। आज विकास के समान मानदंडों में लगभग अधिकांश मानदंडों पर गाँव शहरों से पिछड़े हैं। अतः उत्थान हेतु आप देखते हैं कि गांव में भी शहरों के समान सुविधाओं एवं सेवाओं का विकास करना अत्यंत आवश्यक हो गया। लोग गांव के पलायन क्यों कर रहे हैं? शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए। तो अगर वहां उपलब्ध करवा दिया जाए तो लोग क्यों आएंगे बताइए। परंतु इस प्रक्रिया में यह भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि गांव के मौलिक स्वरूप के साथ छेड़छाड़ न की जाए। गांव की मौलिक प्रकृति की अक्षुण्ण बनाए रखा जाए। परंतु ऐसा कैसे संभव हो सकता है? निसंदेह यह एक जटिल कार्य है। परंतु एक बार जब यह निर्धारित कर लिया जाए कि हमें गांवों की कौन सी कमियों में सुधार लाना है एवं किन मौलिक विशेषताओं को संरक्षित करते हुए अधिक पुष्ट करना है, तो ग्रामीण विकास अधिक आसान हो जाता है। और ऐतिहासिक तंत्र में विभिन्न सभ्यताओं के विकास में गांव के महत्व का भी बताएं, ये सुझाव दिया जा रहा है।
ये आप देखेंगे। इस हेतु गांव की आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विशिष्टताओं को पहचान करते हुए विकास की प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है। भारत में अधिकांश गांव में आजीविका का प्रमुख साधन कृषि एवं पशुपालन है। इसके साथ ही कृषि संबद्ध अन्य गतिविधियां, खादी व ग्राम उद्योग भी प्रमुख हैं। भारत में कृषि के समक्ष सबसे बड़ी समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि जोतों के निरंतर अवघटन की है। इस समस्या के निदान हेतु भूमि बैंक की संकल्पना को अपनाया जा सकता है। इसी के साथ 2022 तक भारतीय किसानों की आय को दोगुना करने हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न सिंचाई ऋण, किसान क्रेडिट योजना, जल बीमा योजना आदि के बारे में किसानों में जागरूकता व पहुंच सुनिश्चित की जा चाहिए। इसके साथ साथ सहकारी संघों के माध्यम से समय पर बीज, उर्वरक, अन्य कृषि आगतों की पूर्ति भी सर्वसुलभ किए जाने के प्रयास करने चाहिए। कृषि न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था अपितु ग्रामीण विकास की रीढ़ है। पूर्वोत्तर भारत व पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और ग्रामीण विकास हेतु इसका दूसरा पहलू ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। याद रहे, भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर अबुल कलाम का यह स्वप्न था कि भारतीय गाँव में शहरी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इस सरकार का पूरा कार्यक्रम आरंभ किया गया। ये आप देखें, इस हेतु सर्वप्रथम एवं सब प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गुणात्मक शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। हालांकि आप देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के आने से ग्रामीण क्षेत्रों में हमने लगभग 100% प्राथमिक शाला पंजीकरण अनुपात को प्राप्त कर लिया है, परंतु जैसा कि प्रथम एनजीओ की ऐसर रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 7वीं 8वीं स्तर के बच्चों को साधारण गणित की समस्याएं हल करना व अंग्रेजी का पाठन तक नहीं आता है। इससे शीघ्रतम संबोधित किए जाने की जरूरत है और शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ हमें ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा हेतु 3 अर्थात इक्विटी, एफिशिएंसी और एप्लायबिलिटी को भी शामिल करने की आवश्यकता है और विद्यालय स्तर पर ही सीनियर सेकेंडरी लेवल पर वोकेशनल कोर्सेज एवं कौशल विकास को शामिल करना आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में मूलभूत आधारित संरचनाओं की उपलब्धता है। सरकारी विद्यालयों तक कंप्यूटर ICT सुविधाओं की पहुंच को सुलभ कराना आवश्यक है। बालिकाओं हेतु प्रथम एवं सुविधा संपन्न आधारित संरचना, टॉयलेट आदि बनाना आवश्यक है। विद्यालयों में मिड डे मील को भी और अधिक पोषण युक्त बनाना आवश्यक है और इसी के साथ अपर्याप्त आधारित संरचना व सुविधा के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत निजी विद्यालयों के नियमन की भी आवश्यकता है। शिक्षा ही वह उपकरण है जो दीर्घकाल में न केवल गांव बल्कि भारत हेतु उपलब्ध डेमोग्राफिक डिविडेंड की संभावना को वास्तविकता में बदल सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव भी ग्रामीण विकास के समक्ष एक प्रतिरोध है। प्रत्येक गांव में सामुदायिक चिकित्सा केंद्र, पशु चिकित्सा केंद्र खोलकर साथ ही अनेक चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित कर गांवों को आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा सकती हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत आशा को आधारभूत स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रदान कर और दक्ष बनाया जा सकता है। भारतीय परंपरागत आयुष चिकित्सा प्रणाली हेतु गांव एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। गांव में इन सुविधाओं का वैज्ञानिक स्तर पर विकास व उपलब्धता सुनिश्चित कर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करके साथ साथ गांव की मूल प्रकृति को बचाया जा सकता है। और आप देखिए, सामाजिक संदर्भ में गांव में सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं। सकारात्मक के तहत अनेक विशेषताओं में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन, आपस में सौहार्द, तादात्म्य पूर्ण संबंध, परस्पर सहयोग, निर्भरता का भाव, आपस में अंतराल संबंध, सुख दुख के समय एक दूसरे का सहयोग आदि ये आप देखते हैं कि वे सब विशेषताएं हैं जिन्हें न केवल हमेशा संरक्षित करने की जरूरत है अपितु पुष्ट करने की भी आवश्यकता है। शहर में देख लीजिए, पड़ोसी को पड़ोसी के बारे में मालूम नहीं है, कुछ भी होता रहे, परंतु इसी के साथ आज भी गांव में जाति आधारित भेदभाव में छुआछूत, बाल विवाह, सामंती मानसिकता, महिलाओं के प्रति संकीर्ण व अप्रगतिशील दृष्टिकोण आदि सामाजिक संरचना में वे कमियां हैं जो ग्रामीण विकास के माध्यम से गाँव को विकसित गाँव का दर्जा देने के समक्ष उत्पन्न होती हैं। हमें इन सभी सामाजिक समस्याओं को ग्रामीण समाज के सभी हितधारकों को शामिल करते हुए परामर्श व संवाद के माध्यम से समाप्त करने के प्रयास करने होंगे, तभी गाँव को सच्चे अर्थ में विकास युक्त कहा जाएगा। और सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में संचार के साधनों तक पहुंच विकास का एक पर्याय बन गई है। गांव को भी डिजिटलीकरण की इस प्रक्रिया में साथ लेकर चलना होगा। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क भारत नेट कार्यक्रम के माध्यम से जल्द पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ना होगा। इसके अलावा प्रत्येक गांव में इंटरनेट के दैनिक उपभोग
उपभोग व सरकारी सुविधाओं के पंजीकरण, आवेदन, लाभ प्राप्ति हेतु आधारित संरचना का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। इस संदर्भ में राज्य सरकार के ई मित्र कार्यक्रम का अनुभाग सभी राज्यों द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक निर्बाध मोबाइल संचार सक्षम बनाने हेतु दूरस्थ व पहाड़ी क्षेत्रों को विशेषता पूर्वोत्तर भारत लक्षित करते हुए स्पेक्ट्रम आवंटन किया जा सकता है। ग्रामीण भारत में को शहरी क्षेत्रों से जोड़ने हेतु सड़क, रेलवे और जहां अंतर्देशीय जल परिवहन की संभावनाएं उपलब्ध हैं का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। सड़क इनमें सबसे महत्वपूर्ण है। प्रत्येक गांव की एक डमरी के डामर से सड़क न केवल ब्लॉक से कनेक्टिविटी आवश्यक है पर अपितु एक गांव को दूसरे गांव से भी जुड़ना आवश्यक है। गांव के अंदर भी सीसी रोड का निर्माण अत्यंत अपरिहार्य हो गया है। गांव के विकास के संदर्भ में पक्ष और विपक्ष की और स्पष्ट कर चर्चा करते हुए आलोचना के बिंदुओं का भी उल्लेख करें। ये सुझाव दिया जा रहा है, इन्हें देख रहे हैं। और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 3 से 4 या अधिक गांवों का क्लस्टर बनाकर मूलभूत आवश्यकताओं हेतु बाजार, मंडी आदि की स्थापना की जा सकती है। और इसी के साथ साथ मेगा फूड पार्क की स्थापना के सरकारी प्रयासों में भी तेजी आने की आवश्यकता है, ताकि आप देखिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन हो सके। ग्रामीण आबादी का अधिकांश हिस्सा आज भी गरीबी से ग्रस्त है, कच्चे घरों में रहता है। ग्रामीण जनसंख्या को गरीबी से बाहर निकालने हेतु मनरेगा के तहत रोजगार दिवसों की संख्या को बढ़ाना चाहिए। पक्के आवास प्रदान करने हेतु प्रत्येक आवश्यक को प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लाभ सुनिश्चित कराए जाएं। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को भी और अधिक दक्षता के साथ लागू किए जाने की आवश्यकता है। शासन के स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं और विशेषता ग्रामीण पंचायत व ग्राम सभा को शक्तियों का हस्तांतरण आवश्यक है। इस संदर्भ में 3D विकेंद्रीकरण, हस्तांतरण के एवं विकास को अपनाया जाना चाहिए। शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं को इन स्थानीय संस्थाओं को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन आप देखते हैं मिशन, ग्रामीण विद्युतीकरण, भारत नेट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जैव विविधता अधिनियम के अनुपालन आदि ग्राम सभा को शामिल का शक्तियों का हस्तांतरण आवश्यक है। और विकास की प्रक्रिया का डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन सिद्धांत के बजाय पिरामिड में नीचे से ऊपर के रास्ते को चुनना चाहिए। चलिए ये देख रहे हैं, यहाँ सुझाव भी दिया जा रहा है, ये भी देख लीजिए आप लोग। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गांवों के विकास हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के विभिन्न का भी उल्लेख करें। एक तरह से गांव में पितृसत्तात्मकता को चुनौती देने हेतु महिलाओं को इन स्थानीय संस्थाओं में सशक्त भागीदार आवश्यक है। कुछ राज्यों ने तो इस संदर्भ में PRI में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है, परंतु इनमें हमें सरपंच पति जैसा सत्ता के दुरुपयोग जैसी फैसलों पर रोक लगाने की आवश्यकता है। बन तो जाती है महिला, चुन तो ली जाती है, लेकिन उनका पूरा कार्यभार कौन संभालता है? पति, घर का पुरुष। स्पष्ट कृषि, खादी व ग्रामोद्योग, सैनिटेशन, विद्यालयी अवसंरचना के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं, बागवानी, मत्स्य पालन, हथकरघा व बुनाई को प्रोत्साहन, सड़कों का गांव के अंदर व आसपास के गांव के साथ कनेक्टिविटी हेतु विकास, बाजार व कृषि मंडी की निकटता, सरकारी योजनाओं व लाभों का लाभ उठाने व पंजीकृत कराने हेतु ई मित्र जैसे नवाचार, ग्रामीण पंचायतों को आप देखिए भारत नेट के माध्यम से इंटरनेट को जोड़ना, सामाजिक कुरीतियों व महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रहों की समाप्ति, विद्यालयों व अन्य सरकारी भवनों में महिला अनुकूल अवसंरचना का विकास, ग्रामीण नवाचार को पहचान देने हेतु स्टार्टअप को प्रोत्साहन, बेहतर आवास व रोजगार के अवसर व खाद्य सुरक्षा मिशन, अंत्योदय व PDS का दक्षता से अनुपालन सुनिश्चित कर ग्रामीण प्रकृति को बचाए रखते हुए गांव का विकास किया जा सकता है। अब देखिए 46 नंबर दिए गए, 125 नंबर में से इन्हें 46 नंबर मिले हैं। आप लोग भी लिखिए, आप लोग बताइए किस तरह से सही और अच्छा लिखा जा सकता था। मेरे लिए कोई सवाल हो, आप लोगों का सुझाव हो तो वो भी बताइए। आप लोग थोड़ा मेहनत करिए, आप लोग समझ रहे, रिकॉर्ड तोड़िए मैं कहता हूं। अब देखिए इन्हें नंबर कितने मिले हैं? 101 नंबर मिले हैं 250 नंबर में से। चलिए अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और गंभीरता से लेते रहिए। मैं कहता हूं सप्ताह में 2-4 निबंध लिखते रहा करिएगा, समझ रहे, टाइम पास की तरह एक तरह से। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ईमानदारी से मेहनत करनी है आपको। धन्यवाद।